नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस, इसके स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो ओशियन है ना, इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों होता है। ठीक है, ओशियन से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर ये चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो आप लोग को बताना चाहती हूँ, देखिएगा ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे आप लोगों ने ये नाम सुना होगा सी, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओशियंस, है ना। तो सी एंड ओशियंस दोनों सेम होते हैं क्या, तो सुनो आप लोग को बताती हूँ, दोनों जो है ना ये वाटर बॉडीज ही होते हैं, यानी कि दोनों में पानी ही होता है। लेकिन सुनो, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये जो सी है ना, मतलब देखो सी ओशियन के कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। समझ में बात आई? आज मैं आप लोग को इधर बताती हूँ, देखो अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सी एंड यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ओशियंस, राइट। तो देखिए अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सी को क्या बोला जाता है, सागर यानी कि समुद्र, और ये जो ओशियंस है ना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, महासागर। तो अब देखो हिंदी में आपको समझ में आएगा क्या मैं बताना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये मतलब कितना छोटा लिखा हुआ है ना, सागर, और यहाँ पे देखिएगा ये क्या, इसके आगे क्या जुड़ गया बच्चों, महासागर, है ना। तो यहाँ पे देखो ज्यादा हमको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखो आपको थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो महासागर यानी क्या, यहाँ पे बड़ी वाटर बॉडी होगी और यहाँ पर क्या होगा, छोटी वाटर बॉडी होगी। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ओशियंस आपको बड़े मिलेंगे एंड सीज आपको क्या मिलेंगे स्टूडेंट, छोटे मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो सुनो, ये जो हमारा लेसन है ना, इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अभी ये जो चल रहा है ये तो पहला लेक्चर है, उसके बाद हमारा सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताऊंगी, यानी ओशंस के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, नमक आप सभी लोगों ने खाया होगा, राइट, सॉल्ट, तो ये किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नमक के बारे में, राइट। और उसके बाद ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। आ जाओ आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे सी फूड जो है, फिशेस वगैरह, राइट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, तो समुद्र से ही मिलता है, मतलब ओशियन से ही मिलता है ना। ये देखो ये सारे क्या है, आपके सी फूड है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीज से मिलती है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अभी शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हो ना? चलो, अब बस आपको क्या करना है, कहीं इधर उधर दिमाग मत घुमाइएगा, बस इधर ध्यान से देखते रहिएगा, सब चीज समझ में आएगा, ये लेसन बहुत अच्छे से। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, तो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने स्टडी किया है। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, ये हमारा अर्थ है, राइट, तो इसमें हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एकदम सिंपल है। देखो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लिथोस्फीयर, अच्छा बताइए एल फॉर क्या होता है बच्चों, लैंड होता है ना, और एल फॉर लिथोस्फीयर, इसका मीनिंग बताती हूँ। देखो लिथोस्फीयर यानी क्या, ये किससे रिलेटेड होगा, तो लैंड से रिलेटेड होगा, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी लैंड है ना, यानी जो भी कंटिनेंट्स वगैरह है, लैंड है, वो सभी किसमें आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। जबकि हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, तो जो भी वाटर वाला एरिया है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ के ऊपर क्या है, ज्यादा पानी ही है। अगर कंपेयर किया जाए लैंड एंड वाटर का, तो सबसे ज्यादा क्या है, पानी। ठीक है, तो वो जो सारे वाटर है ना, वो सभी किसमें आएंगे स्टूडेंट, हाइड्रोस्फीयर में, यानी कि ओशियन, सीज, रिवर्स, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे जो भी वाटर बॉडीज है वो सभी किसमें आ जाएंगे, ये हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है एंड लिथोस्फीयर क्या होता है, अर्थ के ऊपर, राइट, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ एंड ऑल्सो द मेजर ओशियंस, यानी ये भी आप जानते हो कि वाटर का प्रोपोर्शन कितना है हमारे अर्थ पे एंड लैंड का कितना है, राइट, एंड ऑल्सो द मेजर ओशियंस। आप लोगों ने मेजर ओशियंस के बारे में पढ़ा होगा, वैसे आप लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको याद दिला देती हूँ। जैसे कि जो हमारा अर्थ है ना, इस पे कितने ओशियंस है, देखो यहाँ पे सबके नाम दिए गए, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये तो आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं कोई बात नहीं, अभी फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। चलो मैं आप लोग को फिगर के माध्यम से दिखाती हूँ, आ जाओ यहाँ पे हम लोग समझते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ, ये देखो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, यहाँ पे देखिएगा ओशियंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक ओशियन है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे देखिएगा, राइट, ये देखो ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक, इसके अलावा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो साउदर्न ओशियन, राइट,
उसके बाद यहाँ पे देखो इंडियन ओशियन जो इंडिया के जस्ट नीचे है, इसको हिंद महासागर कहा जाता है, राइट। कितने हो गए? और देखो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है ना, 1 2 3 4 5, राइट। ये देखो यहाँ पर 5 ओशियन के बारे में बताया गया। देखो इनका जो एरिया है ना वो भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सभी ओशियंस हैं इनका एरिया कितना है, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो चलो आपको बताती हूँ। जैसे ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, सबसे बड़ा ओशियन क्या होता है बच्चों? पैसिफिक ओशियन ही होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर है पैसिफिक ओशियन और इधर भी आ गया पैसिफिक ओशियन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों साइड में कैसे आ गया। तो देखो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अभी बता देती हूँ। हमारा अर्थ कैसा है बच्चों? गोल है। तो अगर मैं देखो, ये तो पूरा अर्थ का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, अगर हम इसको घुमा दे तो ये पैसिफिक ओशियन और वो वाला पैसिफिक ओशियन दोनों एक ही में जाकर के क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, राइट। दोनों मिल जाएंगे ना, यानी वो जो हिस्सा है ना वो इसी का हिस्सा है, राइट। तो इसीलिए पैसिफिक ओशियन काफी बड़ा होता है, सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। इसका देखो एरिया यहाँ पे बताया गया है। चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। यानी कि इसको आप कैसे रीड करोगे? तो 16 करोड़ 62,40,977 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया कैसे रीड करना है बच्चों? ठीक है। तो देखो पैसिफिक ओशियन का एरिया कितना है? तो 16 करोड़ 62,40,977 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा वाला ओशियन आएगा? अटलांटिक ओशियन, जिसका एरिया कितना है? तो यहाँ पे फिर से आप देखो, यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 8 करोड़ 65,57,402 स्क्वायर किलोमीटर। जानते हो ना, ये सब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कैलकुलेशंस किए होंगे, नहीं किया है तो मैं बता रही हूँ, सुनो। पहले यूनिट्स आता है, थोड़ा आपको इधर मैथमेटिक्स भी पढ़ा देती हूँ। फिर क्या आता है बच्चों? टेंस, 100, 100 के बाद क्या आता है? 1000 आता है, 1000 के बाद क्या आता है? 10,000, फिर उसके बाद क्या आता है? 1000 हो गया ना, 10,000 हो गया, उसके बाद क्या आएगा? लाख आएगा, तो ये हो गया लाख। फिर ये 1 लाख था, अब उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 2 लाख, और फिर यहाँ पे लाख के बाद क्या आता है? करोड़। यानी कि अब देखो, जो हमारा इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर, इसका जो एरिया है वो कितना है? तो 7 करोड़ 34,26,163। इसके अलावा उसके नीचे क्या आ जाता है? साउदर्न ओशियन आ जाता है, जिसका एरिया कितना है आप लोग देख सकते हो। फिर से काउंट करो, देखो यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 2 करोड़, फिर यहाँ पे देखो 3,27,000। समझ में आया? तो ये तो साउथर्न ओशियन का एरिया था। उसी प्रकार से आर्कटिक ओशियन का भी एरिया दिया गया है। तो ये सब आप लोगों को याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए कि कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है? चलो यहाँ पे लाइन में हम लोग लगाते हैं, बताओ सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है बच्चों? पैसिफिक ओशियन। फिर उसके बाद क्या आएगा? अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, फिर साउथर्न, फिर आर्कटिक। ठीक है, सिंपल था ना। यहाँ पर चित्र में भी आप लोग देख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सबसे बड़ा क्या था? पैसिफिक ओशियन, राइट। और उसके बाद क्या था? देखो बच्चों अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पे। पैसिफिक ओशियन काफी बड़ा दिख रहा है, वो तो सामने से दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन दूसरे नंबर पे, देखो ये पूरा अटलांटिक ओशियन इधर फैला हुआ है। उसके बाद क्या आता है? इंडियन ओशियन। तो जी हाँ, इंडियन ओशियन भी हमें काफी बड़ा ही दिख रहा है, राइट। और फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? साउथर्न ओशियन। ये देखो साउथर्न ओशियन इधर है, और लास्ट में आता है आर्कटिक ओशियन, जो काफी ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब हम आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पर तो हमने ओशंस के बारे में जाना, अब यहाँ पे कुछ और बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोस्फीयर जो होता है ना स्टूडेंट, इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? तो जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर, अभी जो मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना, वही बातें दी गई हैं कि जो हाइड्रोस्फीयर है ना, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर, ये सभी किसमें आती हैं? हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। जैसे कि देखिएगा, देखो ओशियंस आ जाएंगे इसमें, क्या क्या आएंगे? ओशियंस, फिर सीज, है ना। ओशियंस यानी क्या? महासागर। सीज यानी क्या? समुद्र, यानी कि सागर। फिर उसके बाद रिवर्स। रिवर्स मतलब आप सभी लोग जानते हो, नदियां, है ना। वो सभी भी किसमें आएंगे? देखो जितनी भी वाटर बॉडीज है ना अर्थ के ऊपर, वो सब के सब हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं, राइट। तो ओशियंस हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गया, और फिर रिवर्स की ना कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, तो चलो आप लोगों को ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट, ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग। जैसे मान लीजिए ना कि एक यहाँ पर क्या है? रिवर है। आ जाओ समझते हैं। एक क्या है बच्चों? रिवर है, जो कैसे बहती हुई आ रही है इस तरीके से। ये कलर नहीं समझेगा ना, रुको दूसरा कलर लेने दो। आ जाओ, सारी चीजों को समझेंगे आराम से।
मान लीजिए ये रिवर है, ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। रिवर ऐसे ही तो बहता है ना, ऐसे करके पानी बहते हुए चलता है, ठीक है। अब ये जो रिवर है ना स्टूडेंट, ये अकेले नहीं बहता है, मतलब इसमें ना कुछ छोटी छोटी जो नदियां होती है ना वो आकर के मिलती है। जैसे मान लीजिए इधर से कोई नदी आई और इस रिवर में आकर के मिल जाएगी, फिर इधर से कोई रिवर आई और ये आकर के यहाँ पर मिल गई, फिर यहाँ से कोई रिवर आई, ठीक है, ये नदी इसमें आकर के मिल गई, यहाँ से कोई नदी आई इसमें आकर के मिल गई, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये क्या है बच्चों, ये हमारी मेन नदी है जिसमें कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर के मिल रही हैं, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, रिवर हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, रिवर हो गया। लेकिन ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे रिवर्स, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। बात समझ में आई। ट्रिब्यूटरीज यानी क्या होता है बच्चों, सहायक नदी, यानी जो इसको हेल्प करे और आगे तक जाने में, है ना। देखो ये सभी कैसे करके आ रही है, छोटी छोटी है जो इसमें आकर के फाइनली मिल जा रही हैं, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगी, तो ये रिवर की सहायक नदियां हो जाएंगी, यानी कि ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ओके, बात समझ में आई। तो देखो वही है यहाँ पर कि रिवर्स होते हैं और फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा लेक्स, लेक मतलब क्या होता है, तो झील आप लोगों ने सुना होगा, आ जाओ बताती हूँ झील, ठीक है। तो लेक भी एक तरीके का क्या होता है, वाटर बॉडी ही होता है। इसके अलावा रिजर्वॉयर्स, अच्छा रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं, तो रिजर्वॉयर्स में भी पानी क्या किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है लोगों के यूजेस के लिए। तो ये ना झील के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। रिजर्वॉयर्स क्या होता है बच्चों, झील के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी वाटर बॉडी ही होता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, पानी कहाँ से निकालते हैं बताओ जल्दी से, जी हाँ, जमीन के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा बोरिंग करते हैं और फिर वहां से पानी निकल करके आता है। तो वो पानी कहाँ से आया, तो हमारे जमीन के नीचे जो पानी था ना वहां से आया। तो जो जमीन के नीचे पानी है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ग्राउंड वाटर कहा जाता है, जमीन के नीचे जो है, समझे ना। हैंडपंप आप सभी लोग अभी भी जो गाँव में लोग रहते हैं, जैसे अभी शहरों में तो क्या हो गया है कि मतलब जमीन के बहुत नीचे जाने पर पानी निकलता है और यहाँ पे जनरली सबके घरों पे ये हैंडपंप होते नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है पानी निकालने के लिए, कहीं कहीं पे ही होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं गांव एरिया की बात करूँ जहाँ पे अब उतनी ज़्यादा बस्ती नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर अभी भी अवेलेबल है काफ़ी ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हैंडपंप लगाते हैं और जब भी उनको पानी की ज़रूरत होती है तो वो चलाते हैं नल और फिर उसमें से पानी निकाल करके उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट क्या होता है। तो एक बार फिर से सुन लो, इसमें क्या क्या बताया गया था कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर वो सभी किस में आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। जैसे कि याद कर लो मेरे साथ साथ, देखो ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, नदी, नदी की सहायक नदी, ठीक है। फिर लेक्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए एंड ग्राउंड वाटर। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पे अभी हम और समझते हैं। देखो जितना भी वाटर है ना उसका 97.7% कहाँ पर है, ओशंस में है। जैसे मान लीजिए कि 100% क्या है बच्चों, वाटर है हमारे अर्थ पे, ठीक है। मतलब पूरे अर्थ पे कितना 100% वाटर है, जिसमें से 97.7% पानी किस में है, ओशियंस में है। और बाकी जो बचे हुए रहेंगे, कितने बचेंगे, अगर मैं 100 में से 97.7 को माइनस कर दूं, चलो माइनस करने आता है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर, यानी कि 2.3% पानी जो अलग वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर है। यानी सबसे ज्यादा पानी किस में है भाई, तो ओशियंस में ही है। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए डू यू नो, इसमें भी इंटरेस्टिंग चीजें दी रहती हैं। आ जाओ इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, है ना, हम लोग अपने आसपास लिविंग वर्ल्ड को देखते रहते हैं। लिविंग वर्ल्ड यानी क्या होता है, लिविंग मतलब जो भी प्राणी, जैसे देखो हम क्या है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट। इस तरीके से उनको लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है। तो हम उनको देखते हैं। देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड, जैसे द लिविंग वर्ल्ड इन द हाइड्रोस्फीयर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड एंड इट हैज मच ग्रेटर डाइवर्सिटी। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, होता क्या, जैसे देखो कुछ लिविंग वर्ल्ड क्या होते हैं, जैसे हम हो गए या फिर कोई एनिमल्स हो गए, वो सभी कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। इसके अलावा कुछ और लिविंग वर्ल्ड्स हैं जो किस में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं, ठीक है।
है ना। तो देखो लैंड पे भी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, कोई एनिमल है ना। जैसे देखो हम क्या है, इंसान है, हम किस में, हम कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो भी तो लैंड पे ही रहते हैं ना, यानी कि इंसानों और एनिमल्स में डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिली ना, डिफरेंसेस देखने के लिए मिले कि नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग लैंड के ऊपर देखते हैं, तो वैसे ही डिफरेंसेस जो वाटर बॉडीज है ना उनमें भी होता है, हाइड्रोस्फीयर में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये आपका क्या है, ओशन है, जिसके अंदर आप काफी सारे डिफरेंसेस देख पा रहे होंगे। और अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। देखिएगा ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मछली है, फिर देखो ये कैसे मछली है, ये देखो ये कैसी है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां, इसके अलावा ये देखो समुद्र के अंदर ही कुछ छोटे छोटे झाड़ियां भी उगी हुई हैं। और ये क्या है भाई, बताओ 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 जल्दी से। जी हाँ, ऑक्टोपस है, राइट। तो ये भी समुद्र के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा आप इस मछली को भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो कई सारे झाड़ वगैरह उगे हुए हैं, राइट। तो देखो खाली बस लैंड पे ही हमें डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि जो वाटर जो ओशंस हैं उनमें भी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, अंदर अंदर, राइट। बात समझ में आई। लिविंग थिंग्स इन हाइड्रोस्फीयर, आप देख सकते हो ये हाइड्रोस्फीयर, लिविंग थिंग्स यहाँ पर है हाइड्रोस्फीयर में। देखो ये छोटी छोटी मछलियाँ, फिर यहाँ पे एक और जीव है, राइट। ये देखो यहाँ पे स्टार फिश है, और आपको क्या दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे सेल है, छोटा 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 दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे स्नेल है ना। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा आपके टेक्स्ट बुक में। चलिए आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया गया था। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, जानते हो? यस एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट की, ठीक है, किसकी, नमक की। अब सुनो, आपको करना क्या है ना, आप एक काम कीजिएगा, एक कटोरी में पोहे लीजिएगा। पोहे जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है। पोहे लेना और उसमें आप डालना टोमेटो, डालना टमाटर डालिएगा, टोमेटो, ठीक है। एक मिर्ची डाल देना, मिर्ची। और क्या डालोगे भाई, प्याज खाते हो तो डाल देना, अनियन, राइट। और क्या डालोगे, तो टोमेटो डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, अनियन डाल दिया। फिर यहाँ पे चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, चाट गलत लिखा है ना मैंने, चाट मसाला, ये भी आप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। और नींबू भी आप डाल सकते हो, यानी कि लेमन, उसका भी रस उसमें डाल देना। अच्छा हम बना क्या रहे, भेल बना रहे, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें भेल में पड़ती है वो सारी चीज़ें आप डाल दीजिएगा। लेकिन सुनो, यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं डालना है, सॉल्ट नहीं डालना। अभी सॉल्ट मत डालिएगा, ये सारी चीज़ें डालो। टोमेटो काट करके डालो, काट करके ही डालना, मिर्ची डालना, अनियन डालना, फिर चाट मसाला, लेमन, ये सारी चीज़ें उसमें डालिए। फिर उसको अच्छे से मिलाइए और अपने दोस्तों के पास लेकर के जाइए और कहिए कि लो इसको खाओ, ठीक है। तो उन लोगों ने खा लिया, ठीक। अब सुनो, आपको क्या करना है, फिर उसी में आपको जो भी बचा हुआ रहेगा, क्योंकि वो पूरा तो खाएंगे नहीं, बचा तो रहेगा ही, फिर उसमें आप नमक मिलाना। नमक सभी जानते हैं, नमक मिलाइए और फिर अपने दोस्तों को दीजिए खाने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने दोस्तों से पूछो कि बताओ दोनों में क्या डिफरेंस था, यानी जो मैंने आपको पहले पोहे दिए थे, जो मैंने आपको पहले भेल दी थी, और जो अभी दी नमक डाल करके, दोनों में आपको क्या मिला। तो देखो यहाँ पे आप क्या पाओगे, आपके जो दोस्त है ना वो क्या बोलेंगे, ऐसा करके देखना, खुद आपको पता चल जाएगा। दोस्त बोलेंगे कि पहले वाला जो भेल था ना वो टेस्टी नहीं था, समझे, और जो दूसरा वाला भेल था, पहले वाला भेल टेस्टी नहीं था, लेकिन जो हमने बाद में दिया नमक डाल करके वो कैसा था भाई, वो ना टेस्टी था। अच्छा ऐसा क्यों, देखो पहले वाले में हमने सब कुछ तो डाला था, फिर कहाँ नहीं टेस्टी लगा, इतनी सारी चीजें डाली थी, फिर वो टेस्टी क्यों नहीं लगा। और दूसरी बार में बस हमने एक नमक उसमें ऐड कर दी, इसकी वजह से वो क्या हो गया, काफी टेस्टी हो गया, है ना। तो आप समझ सकते हो कि नमक का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। समझ में बात आई कि नहीं। जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, उसमें सारी चीजें वो डाल दे, लेकिन अगर नमक ना डाले तो खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, तुरंत वहीं पे छोड़ दोगे कि हमें नहीं खाना, हमें नहीं अच्छा लग रहा। क्यों भाई, अरे क्योंकि नमक के कारण, ठीक है। तो नमक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये नमक आता कहाँ से है, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई वही एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि आपको पोहे लेने हैं बाउल के अंदर, फिर उसमें सब कुछ डालिएगा, चिली पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें आप डाल सकते हो भेल बनाने में यूज़ होने वाली, वो सब डालना, अपने दोस्तों को दो खाने के लिए, फिर नमक डाल करके दो, और फिर पता करो कि क्या क्या वो लोग कहते हैं। देखो, What differences do you notice in the dish you tasted earlier and later? जो पहले आपने टेस्ट किया और जो बाद में टेस्ट किया, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिला। तो पहले वाला टेस्टी नहीं था, लेकिन बाद वाला टेस्टी था। क्यों ऐसा, अरे क्योंकि उसमें हमने नमक डाला था ना, इसीलिए।
फिर अगला सवाल, व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी? बताओ बताओ बताओ, ये जो हमने भेल खाई ना उसको टेस्टी किसने बनाया? तो नमक ने बनाया। सारे मसाले हमने डाले थे लेकिन फिर भी नमक के बिना वो फीका लग रहा था, तो उसको एक्चुअली में टेस्टी किसने बनाया? बताओ बताओ। तो नमक ने बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट। ठीक, यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट अदर पर्पसेस डू यू यूज द लास्ट इंग्रेडिएंट एट होम? यानी कि और किन किन चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हो? जो लास्ट में आपने डाला था नमक, उसके अंदर आप कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, किस किस पर्पस के लिए? तो हम लोग सब्जी बनाने में करते हैं, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं जिसमें नमक की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें हम उसका यूज़ करेंगे। फिर डिस्कस द सोर्स ऑफ थिंग्स, सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, वही तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो इंग्रेडिएंट है इसका सोर्स क्या है, ये आता कहाँ से है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। तो चलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई ना, वो वाली एक्टिविटी। अब थोड़ा यहाँ पर सुनिएगा, आपको पहले मैं एक एक्टिविटी करवाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो नमक है ना ये आता कहाँ से। आज आपको पता चलेगा कि ये जो बड़ा नमक आप खाते हो अपने घर में वो आता कहाँ से है आप तक। ठीक है, आप बोलेंगे हम जाते हैं दुकान से खरीद करके लेकर के आ जाते हैं, आ जाता है हमारे घर पे नमक। ठीक है, वो बात तो सही है कि आप दुकान से जाते हो और नमक लेकर के आते हो, लेकिन एक्चुअल में वो बनता कहाँ पर है, कैसे बना, फैक्ट्री के अंदर कैसे आया, वो सारी चीजें हम लोग पूरा, इसका जो जड़ होता है ना, रूट, वो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नई जानकारी मिलेगी। चलिए पहले हम ये समझते हैं। देखो, आपको एक एक्टिविटी करना है। क्या करना है ये आप सब लोग कर सकते हो, एकदम आसान है, इसमें कुछ भी खतरा नहीं है। बस आपको सुनो, क्या करना है ना, टेक सम वाटर इन अ स्टील डिश, यानी कि आपको एक प्लेट में, स्टील के प्लेट में क्या लेना है भाई, पानी लेना है। ठीक, और फिर उसको क्या करोगे, इट इज़ बेटर इफ द वाटर इज फ्रॉम अ बोरवेल, मतलब अगर बोरवेल का पानी मिल जाए तो ठीक है, या फिर आपके घर पे वैसे म्यूनसिपालिटी का जो पानी आता है उसमें तो आपको नहीं मिलेगा जनरली, बट फिर भी देख लीजिएगा, अगर बोरवेल का मिले ना तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसको एक प्लेट में रखो, फिर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखो, यानी सूरज उगे हुए हैं, ले जा करके सामने उधर पुट कर दो, रख दो। ठीक है, और फिर आपको उसे रिमूव नहीं करना है। कब तक रिमूव नहीं करना है, जब तक उसमें का पूरा पानी इवोपोरेटेड यानी कि सूख ना जाए। जैसे देखो, धूप में अगर हम कोई चीज मतलब अगर पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है बच्चों, सूख जाता है। तो आपको ऐसा ही करना है, वो जो आपने प्लेट रखा हुआ है ना, वो आप तब तक मत उठाइएगा जब तक पूरा पानी उसमें का सूख ना जाए। ठीक है, फिर जब पानी पूरा सूख जाएगा तब आप क्या करना ना, वो जो बाउल था यानी वो जो प्लेट था उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए कुछ यूँ दिखेगा, आ जाओ देखते हैं, करके देखना है एक बार अपने घर पे। हमने ये पानी से भरा हुआ डिश रखा था, ठीक, तो पूरा पानी क्या हुआ, जब सनलाइट आई ना तो इवोपोरेट हो गया, यानी भाप बन करके ऊपर चला गया। तो जब पूरा पानी ऊपर चला गया तो अभी लास्ट में जो आप देखेंगे ना प्लेट में, तो कुछ ना आपको वाइट वाइट दिखेगा। देखो यहाँ पर वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। आज मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, आ जाओ। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो ना, ये है क्या एक्चुअली में, आपने एक काम करो, पहले उसको टेस्ट करके देखो। ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट जमा हुआ है ना, जब आप उसको मुंह में डालोगे तो आपको जानते हो ये कैसा लगेगा, तो ये आपको सॉल्टी लगेगा, यानी नमकीन लगेगा। तो ये क्या है क्या ये, अरे ये नमक है, यानी पानी में नमक था। तो जी हाँ, पानी में नमक था। ऐसे अभी टूथपेस्ट के ऐड में पूछते ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो अभी वैसे पानी में नमक था, तो जी हाँ बिल्कुल पानी में क्या था, नमक था। ठीक है, तो आप बोल रहे हो, अब मतलब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अगर ये पानी में नमक था तो फिर जब हम लोग पानी ऐसे पीते हैं तो फिर वो हमको नमकीन क्यों नहीं लगता, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तो सुनो, जब पानी में ज़्यादा नमक रहेगा ना तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे, यानी उसको फील कर पाओगे। जो हम लोग पानी अपने घरों में पीते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसके लिए हमें कुछ पता नहीं चलता और वो पानी हमें नमकीन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये डाउट आप लोग का आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो अब यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आ जाइए, देखिए इसमें क्या बातें बताई गई हैं कि you must have noticed that after the water evaporated completely a whitish layer is left in the dish, यानी कि आप जब ऐसा करोगे तो देखिएगा आपको पता चलेगा कि जब पानी पूरा सूख जाता है ना तो जो नीचे है वो व्हाइटिश यानी वाइट कलर का एक लेयर आपको उधर मिलेगा। ठीक, और जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो आपको कैसा लगेगा भाई, सॉल्टी लगेगा। क्यों सॉल्टी लगेगा,
बिकॉज यू विल रियलाइज दैट दीज आर द सॉल्ट्स इन द वाटर, दीज आर द सॉल्ट्स इन द वाटर। यानी फिर जब आप उसको खाओगे, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको नमकीन लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि पानी के अंदर क्या था भाई, नमक था। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आप इसको समझिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट्स इज क्वाइट लो, यानी कि जो हम पानी जनरली अपने घरों में यूज करते हैं पीने के लिए, उसमें सॉल्ट का प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, इसके लिए वो हमें नमकीन नहीं लगता है। लेकिन आप समुद्र का पानी, समुद्र के किनारे आप सभी लोग जाते होंगे, तो वहाँ का पानी आप टेस्ट करके देखना, आपको नमकीन लगेगा। क्यों नमकीन लग रहा है, क्यों हमें क्यों हमें घर वाले पानी जैसा नहीं लग रहा है? क्योंकि देखो समुद्र के पानी में ज़्यादा नमक होता है और जो हम घर में पानी पीते हैं उसमें कम नमक होता है। इसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें हमें कुछ भी नमकीन पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम समुद्र के पानी को पीते हैं या फिर ओशन के पानी को मुंह में डालते हैं तो वो हमें नमकीन लगता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट का प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सीज हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, है ना, जो पानी है ओशियंस और सीज में उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो हमें कैसा लगता है भाई, तो सॉल्टी लगता है। ठीक, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो कोई पूछे तो बताइएगा कि पानी में क्या होता है, नमक होता है, लेकिन हाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें नमक का प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है, इसके लिए वो हमें नमकीन नहीं लगता। लेकिन अगर हम ओशियंस या फिर सीज के पानी को टेस्ट करेंगे तो वो हमें सॉल्टी लगेगा। वाई? बिकॉज उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन में सॉल्ट होता है। ठीक है, तो देखो अगर इसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन में सॉल्ट है यानी यहीं से सॉल्ट आता होगा, राइट। तो चलो अभी इसके बारे में हम समझते हैं कि समुद्र से सॉल्ट कैसे आता है, यानी कि जो हमारे ओशंस है ना उसमें सॉल्ट कैसे बनता है, क्योंकि जब बनेगा तभी तो उसके अंदर से निकाला जाएगा ना। ओके, आ जाओ समझते हैं। ये बात आपको समझ में आई ना कि ओशन और जो सीज होते हैं ना वहां से ही नमक आता है, बराबर। लेकिन वो सीज और ओशन के अंदर, जैसे आपको बताती हूँ, रुकिए पहले सुनो मेरी बातों को, आराम से पढ़ेंगे। जो हमारे नमक कहाँ से आता है, ये जो सॉल्ट है ना बच्चे लोग, ये कहाँ से आता है, तो ये ना सीज या फिर ओशियन से आता है। अच्छा, डायरेक्टली यहाँ से पैक करके हमारे घर तक भेज दिया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ से ये कहाँ पर जाता है, तो जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज जहाँ पे नमक, देखो यहाँ पर सबसे पहले जानते हो क्या किया जाता है, आ जाओ आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ पूरा, सुनो। मान लो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका सी है, ठीक है। अब जो सी होते हैं ना उनके किनारे पर क्या बनाए जाते हैं जानते हो, सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो इसको इकट्ठा करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो जगह है ना, जगह चाहिए होगी ना, तो ऐसे करके इनके किनारे पर ही ऐसे खेत जैसा ऐसे सॉल्ट पेन्स बनाते हैं, राइट, जिसमें समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, राइट। वो इस तरीके से पूरा ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसको उसकी बाउंड्री कर देते हैं कि पानी जो है उसके अंदर रुके, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना पानी भर जाते हैं जब लहरें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक। ये जो सॉल्ट पेन्स होते हैं, फिर जब पानी धीरे धीरे क्या होता है, इवोपरेट होता है, पानी पूरा उड़ जाता है, तो फिर इसमें क्या बचता है, तो इसमें आप लोगों का बचता है नमक, ठीक है। इसमें क्या बचता है बच्चों, नमक बचता है। फिर ये नमक को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मतलब इसको कहाँ पे लेकर के जाते हैं, तो फैक्ट्री में ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमने नमक को क्या किया, निकाल लिया। अब इसको कहाँ पर लेकर के जाएंगे, फैक्ट्रीज में लेकर के जाते हैं। आ जाओ, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, जहाँ पर ना इसकी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि इसको प्योरीफाई किया जाता है। क्योंकि ये जो अभी नमक मिला है ये तो अशुद्ध है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो उनको फैक्ट्री में ले जा करके अच्छे तरीके से इसको प्योर बनाया जाता है। फिर वहां से वो पैकेट में पैक होता है, राइट, और उसके बाद दुकानों तक बेचा जाता है। फिर दुकान से हम क्या करते हैं, जाते हैं और अपने घर पर लेकर के आते हैं, राइट। और ये नमक के अंदर क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, राइट। तो किस तरीके से नमक हमारे घर पे आया बताओ, तो ये तो समुद्र से ही आया, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन कैसे आया, पहले समुद्र के किनारे इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर ये फैक्ट्रीज में जाता है, फिर वहां पे उसकी पैकिंग वगैरह अच्छे से की जाती है, फिर वो दुकानों पर बेचा जाता है और फाइनली वो हमारे घर तक आता है, ठीक। तो ये होता है पूरा नमक का प्रोसेस। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात बताइएगा कि जो हमारा सी होता है ना, इसके अंदर नमक बना कैसे, ऐसे ही बन जाएगा अपने आप। तो बताओ कैसे बनता है, आ जाओ अभी आपको ये बात भी समझा देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, सब कुछ हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो
जैसे होता क्या है, आज हम लोग पढ़ते पढ़ते समझते हुए चलते हैं, है ना। आपको पहले सारी चीजें नहीं बताऊंगी, आराम से पढ़ते पढ़ते समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से सुनो। देयर इज एब्यूडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशियंस। बताइए ओशियंस में क्या होता है बच्चों, ओशियंस में ना लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई और स्नेक्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सारे जीव कहाँ पे रहते हैं, तो ये ओशियंस में रहते हैं और काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं, राइट। देखो एब्यूडेंट यानी क्या, अत्यधिक मात्रा यानी बड़ी मात्रा, लार्ज क्वांटिटी। एक्वेटिक यानी क्या होता है कि पानी में रहने वाले जीव, ठीक है। तो ये सभी किस में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स टू ह्यूज वेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द ओशंस। यानी ओशंस में क्या क्या पाए जाते हैं, तो छोटे से प्लैंक्टन से लेकर के, प्लैंक्टन काफी छोटा होता है, ठीक है, तो छोटे से प्लैंक्टन से लेकर के बड़े बड़े वेल्स तक, ये सभी कहाँ पे रहते हैं, ओशन में रहते हैं, राइट। अब देखो अगर ये ओशन में रह रहे हैं, जैसे लैंड पे जो जीव रहते हैं वो मर भी जाते हैं, यानी यहीं पे जन्म लेते हैं यहीं पे मरते हैं, वैसे ही जो ओशन होता है वहां पे जो जीव है अगर वो उसके अंदर है तो वहीं पे मरेंगे भी। तो जब ये मर जाते हैं ना स्टूडेंट, तो उनका जो रिमेन्स होता है यानी उनका जो बचा हुआ पार्ट रहता है, जैसे मर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कोई जानवर मरता है लैंड के ऊपर तो उसका पार्ट जो है, उसका बॉडी वो क्या रहता है, लैंड के ऊपर पड़ा रहता है। वैसे ही समुद्र में भी होता है कि जब कोई जानवर मर जाता है, एनिमल पानी के अंदर, तो उसके जो रिमेन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, इकट्ठा हो जाते हैं, यानी वो समुद्र में ही रहते हैं, ठीक। ये बात आपको समझ में आई। आ जाओ मैं आपको ना एक एक लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर सुनते रहिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा भाई ओशियन है, ठीक। अरे एक मिनट रुको, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या ओशियन है जिसमें कई सारे जीव जंतु प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव क्या हो गया, मर गया है, तो ये ओशियन में ही पड़ा रहेगा, ठीक। और भी कई जीव मरे तो यहाँ पर आकर के ये सभी क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। बात समझ में आई। अब चलो आगे देखो, इसमें क्या दिया गया है कि जो सारे रिवर्स होते हैं, आप लोग को बताती हूँ। देखो ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स और हिली एरियाज फाइनली मीट द ओशियंस। यानी कि जो भी नदियाँ वगैरह होती है ना बच्चों, वो होता क्या है, माउंटेन्स और जो हिली एरियाज होते हैं वहां से बहती 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 आती है और फाइनली आकर के कहाँ पे मिलती हैं, तो ओशियन में आकर के मिलती हैं। समझे होता क्या है, सुनो यहाँ पर देखो, जैसे इधर से कोई नदी आएगी, वो यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ी वगैरह है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ, सुनो। देखो बोर मत होना, आराम से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक। तो माउंटेन में से क्या होता है, जो नदियाँ हैं ना वो बहती बहती आती हैं। देखो इस प्रकार से नदी जो है वो बहती बहती कैसे करके ऐसे 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 बहती बहती आएगी यहाँ से, ये एरिया में से, और फाइनली वो आकर के किस में मिलती है, तो जो ये मान लो ये ओशन है, ठीक है, ओशन में आकर के वो मिल जाती है, ठीक। अब सुनो, ये जो नदियां है ना, जब ये आती हैं तो अपने साथ साथ क्या क्या लेकर के आती हैं, तो सेडिमेंट्स फ्रॉम eroded lands, trees and bushes flowing with the water, dead remains etc. enter the ocean with this river water। यानी कि समझिएगा, जैसे ये नदियाँ क्या हो रहा है, आ रही हैं, कैसे कैसे ऐसे ऐसे करते करते ये आती हैं और आकर के कहाँ पे मिल जाती हैं, ओशन के अंदर आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो आपको देखो ये कहाँ से आ रही है, माउंटेन रीजन में से होते हुए आ रही है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो अगर ये ऐसे करके आ रही है तो यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स भी होंगे। सेडिमेंट्स यानी क्या, जैसे कुछ अवसाद भी होंगे ना। सेडिमेंट्स को देखो हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, अवसाद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह टूट चुका है या फिर कोई जानवर मरा हुआ है या फिर मिट्टी जो है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, नदियों के साथ साथ बहती हुई इस ओशन के अंदर आएंगी ना। क्योंकि देखो नदी क्या कर रही है, इस तरीके से बह रही है, अगर उसके रास्ते में कोई टूटा हुआ पेड़ आ गया, कुछ झाड़ियां आ गई, तो वो क्या करेगी, उन सबको बहाती हुई लेकर के आएगी, है ना, अपने साथ, और बहाते हुए ये लेकर के आई और ओशन में ला करके उन सभी चीजों को यहाँ पर गिरा देगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पर ओशन के अंदर देखो जानवर, जो ओशन के अंदर रहने वाले एनिमल्स थे, उनके रिमेन्स तो उनकी बॉडीज ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जब ये नदियां आती हैं तो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स, ट्रीज एंड बुशेस ये सब लेकर के आते हैं और ये सब भी क्या होते हैं, यहाँ पर आकर के बच्चों इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। अब ये जो सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा हुई है ना, इनका होगा क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सालों साल तक? तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ही नहीं पड़े रहते। तो फिर होता क्या है, जैसे देखो मैं अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ, आप ना ये खुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
जैसे कि आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो जो आलू रहता है ना उसका छिलका निकालती है, ठीक है। तो उसका जो छिलका निकलेगा ना, आप एक काम करना, जहाँ पर मिट्टी हो आपके घर के आसपास में, उधर ले जा करके उसको फेंक दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आलू का जो छिलका होता है उसको ले जा करके फेंक देना वहाँ पर। फिर आप कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जा करके देखोगे ना तो आपको वो आलू का छिलका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, कहाँ गया, अरे मैंने तो उधर ही फेंका था कुछ दिन पहले, फिर ये कहाँ चला गया। तो सुनो, ये जो आलू का छिलका था ना वो डीकम्पोज हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये ना डीकम्पोज हो गया, यानी मिट्टी में मिल गया। अच्छा, ये अपने आप मिट्टी में मिल गया, कैसे मिला, कुछ तो कारण होगा। तो जानते हो इसको, ये छिलके को क्या किया, तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं, जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको ना डीकम्पोज करते हैं, यानी धीरे धीरे करके वो उसको डीकम्पोज कर, मतलब वही माइक्रोस्कोपिक जो जर्म्स थे ना, उन्होंने क्या किया, इसको डीकम्पोज कर दिया, जिसके कारण जब हम गए कुछ दिनों के बाद तो हमें वो आलू का छिलका नहीं देखने को मिला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ओशन के अंदर भी होता है। क्या होगा, यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे जीव मिलेंगे जो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ये जो इनके डेड रिमेन्स है, ये जो पेड़ वगैरह है, झाड़ियाँ हैं, इन सभी को क्या करते हैं वो लोग, वो डीकम्पोज कर देते हैं। और डीकम्पोज करने के बाद होता क्या है, तो इनके बॉडी से ना सॉल्ट वगैरह निकलता है, जो भी मिनरल्स हैं वो सभी यहाँ पे निकलते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, ओशन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नमक बनता है। नमक कैसे बनता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से तो नमक बना, समझे। देखो यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ अभी समझते हैं। क्या देखा हमने, इन बोथ द अबव प्रोसेसेस द डेड रिमेन्स डीकम्पोज रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशन वाटर। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना, बॉडीज पड़ी हैं, झाड़ियाँ हैं, फिर क्या थी, बूसेस थी, राइट, एनिमल्स के बॉडीज हैं, तो जब ये डीकम्पोज होते हैं तो ये क्या होते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, और इन्हीं से फॉर्म होता है बच्चों आप लोगों का सॉल्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने दो कारण देखे, इसके अलावा एक और कारण है नमक फॉर्म होने के। क्या कारण है भाई, ये देखो जी, यहाँ पे जैसे लैंड के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, जो हमारा लैंड एरिया है उसके ऊपर क्या होता है, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फूटते हैं। तो जब ये ज्वालामुखी फूटते हैं तो इसके अंदर से क्या क्या बाहर निकलता है, तो राख वगैरह बाहर निकलते हैं। देखो यहाँ पे लावा निकल रहा है, मैग्मा, फिर एशेज, राख, तो ये सभी जब निकलते हैं तो ये भी तो समुद्र के अंदर ही मिल जाते हैं, पूरा देखो पानी में पूरा मिल जाते हैं। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, जो सॉल्ट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम अपने घर में नमक खाते हैं कहाँ से आता है भाई, तो ऐसे ही तो आता है, सोचो यहाँ से आता है, और आज तक हम खा रहे थे, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी, देखो वॉल्केनिक इरप्शन लैंड पे होता है, इसी प्रकार से किस में होता है, ओशन में भी होता है ना, जो हमने फिगर में मैंने आपको दिखाया। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, और वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे डिफरेंट मिनरल्स, एशेज, सॉल्ट्स एंड गैसेस आर एडेड टू द वाटर। यानी कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो ये जो सारे गैसेस वगैरह हैं, जैसे कि मिनरल्स, एशेज और सॉल्ट्स, गैसेस, ये सभी क्या होते हैं, ओशन में मिल जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इन ओशियन वाटर, यानी इसकी वजह से ओशियन वाटर में क्या होता है, मिनरल्स वगैरह, सॉल्ट, ये सभी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, आ जाओ कुछ और बातें यहाँ पे समझेंगे। एक्चुअल में आपको पता चला ना कि नमक कहाँ से आता है। अभी लास्ट में आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगी, चिंता मत करना, जितना पढ़ा है सब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। पहले ये जो पार्ट दिया गया इसको भी हम समझ लेते हैं, आ जाइए। देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ ओशियनिक वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। यानी कि देखो जैसे सॉल्ट इंक्रीज होने के हमने यहाँ पे कई सारे कारण देखे कि जो एनिमल के डेड रिमेन्स होते हैं उसकी वजह से होता है। इसके अलावा झाड़ियाँ और जो ट्रीज वगैरह होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनके कारण भी ओशन के अंदर सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा वॉल्केनिक जब इरप्ट होते हैं तो वहाँ से भी सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। इसके अलावा एक और कारण है कि जो कंटिन्यूअसली इवोपरेशन होता रहता है ना, इवोपरेशन का मतलब क्या हुआ, जब पानी भाप बन करके ऊपर की तरफ जाता है। यानी चलो आपको इवोपरेशन का मीनिंग समझा देती हूँ, वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अरे ये क्या बन रहा है, ओशियन है। देखो मान लो ये क्या है भाई, ये हमारा ओशियन है, समुद्र का पानी है, ठीक है, ये ऐसे करके है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है। अब होगा क्या, सन से लाइट्स निकलती, मतलब सन की किरणें आती हैं, गरम गरम ऐसे करके सन
सन में से क्या होता रहता है, गरम गरम धूप आते रहती है। तो जब ये धूप आता है ना बच्चों, तो होता क्या है, ये जो यहाँ का पानी है वो उसको भाप बना देता है, यानी पानी को गैस में चेंज कर देता है। ये धूप की वजह से होता है। तो पानी क्या होता है, गैस बन करके ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, समझे, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, यानी जब पानी भाप बन करके ऊपर जाता है, गैस बन करके जब ऊपर जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं, समझे। तो ये भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि ओशन का पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली इवोपोरेट होता रहता है। तो इस कारण भी ओशन के अंदर जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ओशन वाटर कैसे हो जाते हैं, नमकीन हो जाते हैं, सॉल्टी हो जाते हैं, ठीक है। और जो सैलिनिटी है ना ओशन का, वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिल्स, यानी कि पार्टिकल्स पर 1000। मतलब जो सैलिनिटी है ना स्टूडेंट, वो किस तरीके से ये एक्सप्रेस किया जाता है, तो ऐसे पार्टिकल्स पर 1000। जैसे यहाँ पर देखो एवरेज सैलिनिटी कितना होता है ओशन का, देखो यहाँ बताया गया है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, तो ऐसे पढ़िएगा 35 पर मिल। कैसे पढ़ोगे, बोलो जल्दी से, 35 पर मिल। फिर जो डेड सी है ना, अच्छा डेड सी क्या होता है और सी क्या होता है, तो सी तो नॉर्मली जो मैंने अभी बताया, डेड सी जानते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक है। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो नॉर्मली ओशन का जो पानी है उसमें कितना सैलिनिटी होता है, तो 35 पर मिल, राइट। लेकिन जो डेड सी है ना, उसका देखिएगा मैक्सिमम सैलिनिटी उसमें होता है, कितना होता है भाई, देखो यहाँ पे 332 पर मिल। तो देखो इससे ये कितना ज़्यादा है, मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा वो नमकीन होता है, ठीक है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमक। उसको जब आप चखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा। तो ये है डेड सी, समझे। डेड सी यानी मरा हुआ सी नहीं, बल्कि नमकीन वाला सी। इसमें मैक्सिमम सैलिनिटी होती है, किसमें होती है, डेड सी में होती है, राइट। आ जाओ अभी ये भी समझ लेते हैं कि वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। सॉल्ट एज अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन बाय कंस्ट्रक्टिंग सॉल्ट पेन्स इन द कोस्टल एरिया। सुनो बच्चों, जो नमक है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें ओशन से मिलता है, सीज से मिलता है, राइट। और ये कैसे आता है, तो देखो सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, यानी जो समुद्र का किनारा है ना, वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वहाँ पे ऐसे सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं, यानी खेत जैसा बनाया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं पानी को। फिर जब पानी इवोपरेट हो जाता है तो क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। और फिर उसको फैक्ट्री में ले जा करके प्योरीफाई करते हैं, फिर वो हमारे घर तक आता है, ठीक है। और सुनो, हमें और क्या क्या मिलता है ओशन से, तो देखो ये सारे मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं भाई, आ जाओ देख लेते हैं। देखो फॉस्फेट, ये भी मिनरल होता है। सल्फेट याद रखिएगा, आयोडीन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सी। ये सारी चीज़ें सी से मिलती है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लो। फॉस्फेट, सल्फेट एंड आयोडीन। इसके अलावा नमक तो मिलता ही है, ठीक है। यानी कि ओशन के ऊपर हम डिपेंडेंट है। अगर ओशंस नहीं रहेंगे तो फिर हमें नमक कहाँ से मिलेगा, फिर आप जो सब्जियाँ इतनी टेस्टी सारी चीज़ें आप खाते हैं वो आप कहाँ से खा पाओगे। इसीलिए ओशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना इसमें हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले ओशन का। तो देखो ओशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग सी फूड खाते होंगे, मछलियाँ वगैरह, वो सब भी कहाँ से मिलता है भाई, ओशन से ही मिलता है ना। तो इसलिए भी जो ओशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो सॉल्ट पेन आपको दिखाती हूँ, ये रहे बच्चे सॉल्ट पेन, आप देख सकते हो, दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखो काफ़ी ज़्यादा, मेरे सामने तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा बना हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पे ऐसे करके एक खेत जैसा बनाया गया ना, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, आप देख सकते हो, ठीक। और फिर क्या होता है, जब पानी इवोपरेट हो जाता है तो इसके अंदर क्या जमता है, जैसे हमने प्लेट में देखा था, जब प्लेट का पानी उड़ गया था तो उसमें नीचे कुछ वाइटिस जम गया था, क्या था, नमक। वैसे ही यहाँ पर सॉल्ट पेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें पानी भरा जाता है, जब पानी खत्म हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, तो फिर इसके अंदर बस नमक बचता है, समझे। तो इस प्रकार से नमक को ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। ओके, बात समझ में आई, तो समझे नमक कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो इतना ही हम पढ़ने वाले थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अभी देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, तो जो सी फूड होते हैं और सी से हमें और भी जो सारी चीज़ें मिलती है, कई सारे, देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या क्या मिलता है। पहले एक बार थोड़ी सी झलक देख लो नेक्स्ट लेक्चर की। ये देखो हमें ना मोती मिलते हैं, और कई सारे पत्थर जो हैं वो सब मिलते हैं, राइट। ये देखो, और ओशियन से ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर्स उसके अगले वीडियो में, समझे बच्चों। तो बस यहीं पे अभी हम रुकते हैं। चलो अभी
जाने से पहले आप लोग को थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि ये लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बार देख लो, हाँ लास्ट का देखना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आते हैं बच्चों, तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ के ऊपर, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ पे, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, फिर उसके बाद से ओशंस, राइट, एंड मैंने आपको क्या बताया था, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, फिर और क्या होती है भाई, बताओ। और ये लेग्स होते हैं, ठीक। इसके अलावा रिजर्वॉयर्स, और क्या होते हैं, तो और ग्राउंड वाटर, ये सभी किस में आते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, राइट, समझे ना। तो ये हमने हमारे पहले वाले पार्ट में देखा था, हाइड्रोस्फीयर को समझा था। फिर उसके बाद हमने क्या समझा भाई, तो हमने ये समझा कि जो नमक है ना, नमक के बारे में जाना कि नमक ओशन से तो आते हैं, लेकिन वो कैसे फॉर्म होते हैं। आ जाओ एक बार शॉर्ट में आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ नमक के बारे में। तो देखो बच्चों होता क्या है, अरे ये डिलीट कैसे होगा, नमक कैसे बनता है, तो सुनो, मान लो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका सी है, ओशियन है, ठीक है। तो इसमें कुछ एनिमल्स भी रहते होंगे, कुछ जीव रहते होंगे। तो जब वो मर जाते हैं तो उनके जो डेड रिमेन्स हैं ना वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, माउंटेन्स। तो नदियाँ क्या होती हैं, रिवर्स, वो कैसे बहती हुई आती हैं, तो वो यहाँ से इस तरीके से बहती हुई आती है, यहाँ से बहती ऐसे करके आती है, ठीक है। और जब ये रास्ते में आती हैं तो कहीं पे पेड़ टूटे हुए मिलेंगे, कहीं पे झाड़ियाँ रहेंगी, कहीं पे कोई जानवर अगर लैंड पे मर गया तो वो भी इनके रास्ते में आता है। तो ये सभी को क्या करती है बच्चों, बहाते हुए लेकर के आती हैं और फाइनली ये आकर के ओशन में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो सारे रिमेन्स ये लेकर के आई, वो सब भी क्या होते हैं, समुद्र में आकर के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा ओशन के अंदर क्या होता है बच्चों, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिसके कारण इसमें से क्या निकलता है, लावा, राख वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर निकलती है और वो सब भी ओशन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इन सारी चीज़ों की ही वजह से इसके अंदर क्या फॉर्म होता है भाई, सॉल्ट फॉर्म होता है। यानी जो एनिमल्स वगैरह है, जो झाड़ियाँ हैं, जो पेड़ है, वो सब जब डीकम्पोज होते हैं, डीकम्पोज का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब ये डीकम्पोज होते हैं तो सबके सब ये सी वाटर में मिल जाते हैं और जिसकी वजह से इसमें मिनरल्स वगैरह सब फॉर्म होते हैं, राइट। ये बात आप लोग को समझ में आई। और सॉल्ट इससे आता है, यानी ओशन से आता है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन कैसे आता है, तो क्या किया जाता है, जो कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज मतलब देखो जैसे कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये देखो ये हमारा सी है, ठीक, मैंने आपको बताया भी था, देखो ये हमारा सी है। अब इसके किनारे पर ना सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है भाई, सॉल्ट पेन्स, इस तरीके से करके सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं, राइट, जिसमें इसके पानी को इकट्ठा किया जाता है। फिर जब ये पानी इवोपरेट हो जाता है तो इसके अंदर कुछ वाइट करके यहाँ पे जम जाता है, ठीक है। तो जो वाइट इसके अंदर जमा हुआ है वो क्या होता है, वही नमक होता है, राइट। तो ये नमक जाता है फैक्ट्री में, फिर वहाँ से प्योरीफाई होकर के आपके घर तक जाता है। तो ये है पूरा नमक का साइकिल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमें समुद्र से यानी ओशन से क्या क्या मिलता है, तो बताया था ना आप लोगों को, सल्फेट मिलता है, याद रखो। और क्या मिलता है भाई, आयोडीन, एंड एक और चीज़ हमने देखा था, सल्फेट, फॉस्फेट, राइट। एक बार मैं मिला लेती हूँ, डोंट वरी, गलत नहीं बताऊंगी। देखो यहाँ पर फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, आयोडीन। सल्फेट की स्पेलिंग गलत है ना, आ जाए मैं सही कर देती हूँ। सल्फेट्स, आयोडीन एंड फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो ओशन से मिलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक बटन दबा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी आपके जैसे पढ़ाई कर पाए बच्चों, ठीक है ना। और सुनो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना बच्चों, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो ये है नाम SK क्लास।
जा करके सर्च कर लेना, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इसके अलावा जो ऐप है महाराष्ट्र बोर्ड का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो नोट्स के लिए, जो भी PDF वगैरह है क्वेश्चन आंसर्स की और टेक्स्ट बुक और वीडियो सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। गुड बाय एवरीवन।